बहुत ही प्यारा सा और टॉपिक है, वो है हमारे पास टॉपलिंग। टॉपलिंग क्या होता है? बेसिकली जब आप एक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो कई बार हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट अपनी एज के अबाउट टॉपल कर जाता है, यानी कि रोटेट कर जाता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें मैं यदि इस तरीके से एक फोर्स लगाता हूँ एफ, तो कई बार आप देखते हो कि इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर जाता है। ठीक है, इनमें से इस तरीके समझा सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट इस तरीके से पूरी बॉडी रोटेट कर जाती है जब आप फोर्स लगाते हो। समझ में आ रही है ना बात? ये आगे की तरफ स्लाइड करने की बजाय ऐसे रोटेट कर जाती है अपनी एक एज के अबाउट, तो इसको अपन बोलते हैं टॉपलिंग। तो टॉपलिंग आप क्या लिखते हो? टॉपलिंग को मैं सिंपली बोल सकता हूँ टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एज। अपनी एज के अबाउट ये जो टर्न करता है ना, इसी इफेक्ट को अपन बोलते हैं टॉपलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कि बॉडी टॉपल कब करती है। ऐसा अपन नोटिस किया होगा ना, कई बार फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी स्लाइड कर जाती है, ये बॉडी ऐसे आगे की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो कई बार तो ये बॉडी आगे की तरफ स्लाइड करती है और कई बार ये अपने एक्सेस पे रोटेट करती है, जिसे अपन बोलते हैं टॉपलिंग। कौन सा इफेक्ट होगा, कब होगा, इनकी क्या कंडीशंस रहेंगी, वो पूरी बातें अपन वन बाय वन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपलिंग क्या है ये समझ आ गया होगा कि बॉडी का अपनी एक एज के अबाउट टर्न करना, रोटेट करना, उसी को अपन क्या बोलेंगे? टॉपलिंग। अब एक बहुत ही प्यारी सी सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं कि टॉपलिंग होता क्या है या फिर इसके इफ़ेक्ट किस तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक। ठीक है, और इस ब्लॉक को मैं एक स्मूथ सरफेस पे रख दिया हूँ। ये लो, इस ब्लॉक को मैंने एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, बराबर है, रफ सरफेस पे, सॉरी। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो आपके पास नॉन जीरो है। और इस बॉडी का कुछ मास मान लेता हूँ मैंने इस बॉडी का मास मान लिया स्मॉल एम, और इसके डायमेंशन कुछ इस तरीके से कि ये हाइट ले लेता हूँ एच में इसकी हाइट ले लेता हूँ, और ये वाली लेंथ ले लेता हूँ एल, बराबर है, मास एम माना है। अच्छा बताओ, अभी हाल फिलहाल ये बॉडी पे मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, यानी कि मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूँ जब इस बॉडी पे एफ एक्सटर्नल, मैं जो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, वो कितना है? ज़ीरो है। तो अभी हालात क्या होगी? आप कहोगे इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स देखो, एक तो आप कहोगे इस पे लगेगा एम जी, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा एम जी, तो ये आपके पास हो गया एम जी। एम जी के अलावा ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आने की वजह से एक इस पे लगेगा नॉर्मल फोर्स, तो आप इस तरीके से नॉर्मल फोर्स दिखा दोगे। ये मेरे पास नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होगी, बराबर है। अभी आप देखो इस बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? आप बोलोगे नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू है ना, वो हमारे पास एम जे की इक्वल है। इस वजह से इस बॉडी पे एफ एक्सटर्नल या जो रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, वो हमारे पास ज़ीरो है। और जब भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे होती है। यही रीज़न है कि जब आप एक किसी भी ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देते हो, रफ सरफेस पे, तो वही का वही रहता है। ठीक है, आपने उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है तो उसको ऑटोमेटिक वेलोसिटी नहीं मिलती। यही जनरल तरीका होता है। एट द सेम टाइम आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो बॉडी है, ये सिर्फ पड़ी पड़ी रोटेट तो नहीं करती ना अपनी मर्जी से, जब आप फोर्स नहीं लगाते हो तो, हाँ है ना, एम जी और एन की वजह से रोटेट तो नहीं करती ना। यानी कि अभी हाल फिलहाल आप ये बोल सकते हो इस बॉडी पे लगने वाला जो टॉर्क है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। इस बॉडी पे लगने वाला जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। आप चेक कर लो, आप कोई भी एक पॉइंट ले लो जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तो टॉर्क हमेशा ज़ीरो रहेगा। देख लो भाई, दो ही फोर्स है, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स है, तो मैं इनको फोर्स कपल बोल सकता हूँ ना। तो फोर्स कपल में इन दोनों फोर्स लाइन के बीच की सेपरेशन कितनी? ज़ीरो, तो टॉर्क ज़ीरो रहेगा। टॉर्क जीरो यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बॉडी रोटेट नहीं कर रही है तो बाद में भी नहीं करेगी। अभी नहीं को रोटेट कर रही है ना, तो उसे पड़ी पड़ी ऑटोमेटिक रोटेट नहीं करेगी, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। अब इसमें मैं हल्का सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं काम करता हूँ, इसके सेंटर पे एक स्मॉल फोर्स लगा रहा हूँ। दूसरा केस डिस्कस कर रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? सेकंड केस के अंदर मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, केस नंबर 2,
ए स्मॉल फोर्स is applied a small force is applied at center in horizontal direction थोड़ा सा देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यानी कि इसी प्रॉब्लम के अंदर मैंने एक छोटा सा फोर्स लगाया है, ये लो, ये एक फोर्स लगाया, ये मान लेता हूँ F। जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा ये फोर्स सेंटर से पास हो रहा है भाई, ठीक है। मैं जैसे ये फोर्स लगाऊंगा उसे क्या होगा, इस फोर्स के लगाने से अब ये वाला फोर्स चाहेगा कि बॉडी आगे की तरफ स्लाइड हो। ये फोर्स ये चाहता है ना कि बॉडी आगे की तरफ मूव राइट हैंड साइड में, और सरफेस रफ है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू एफ एक्सटर्नल बहुत ही स्मॉल है, तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन करता क्या है, ये मोशन की टेंडेंसी का अपोज करता है। जब काइनेटिक होता है तो वो मोशन का अपोज करता है, और स्टैटिक होता तो मोशन की टेंडेंसी का, क्योंकि ये एफ चाहता है कि ये जो बॉडी है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, तो इस बात का अपोज होगा। और आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो आपका अप्लाइड फोर्स की इक्वल होती है। तो इस तरीके से अगेन यदि आप नोटिस करोगे तो बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0 है। रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0 है। रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो बॉडी अगेन हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, आप देखो, आपको देखने के पे भी मिलती है, ये बॉडी वहीं का वहीं रह जाती है। आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट पे हल्का सा पुश करते हो तो वो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करता है ना। सपोज आपके सामने कोई टेबल पड़ी, उस टेबल को आप हल्का सा पुश करो, बहुत ही हल्का सा पुश करोगे तो वो स्लाइड नहीं करेगी, कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट ना वो स्लाइड करती है ना रोटेट करती है। अच्छा, रोटेट नहीं करती है मतलब अगेन आपके पास टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। अब जनरली देखते हो ना कि आप बॉडी पे थोड़ा सा फोर्स लगाते हो तो वो रोटेट नहीं करती, तो भाई टॉर्क 0 होना चाहिए। तो आप देखो यदि मैं यहाँ से बात करूँ, सेंटर से ही बात करूँ भाई, सेंटर पे बैठ के मैं टॉर्क कैलकुलेट करने लग जाऊँ, तो ये वाला एफ की वजह से टॉर्क 0, mg की वजह से 0, लेकिन fs की वजह से टॉर्क हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है, हाँ है ना। ये fs चाहता है बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, हाँ है ना। अब देख लो भाई, ये fs क्या चाहता है, बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, लेकिन हम देखते हैं कि जब थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो बॉडी नहीं घूमती है। तो कहीं ना कहीं ये जो नॉर्मल फोर्स है, इस नॉर्मल फोर्स को इस fs के टॉर्क को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि mg और f की डायरेक्शन तो फिक्स है। ये जो नॉर्मल फोर्स है ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स मैंने दिखाया है ना, ये वाला नॉर्मल फोर्स अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। ये यहाँ एक्ट करने की बजाय अब ये नॉर्मल फोर्स थोड़ा आगे की तरफ एक्ट करने लग जाएगा, ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स होगा। अच्छा, उधर की तरफ शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि इस नॉर्मल फोर्स का जो टॉर्क है वो एफएस के टॉर्क के अपोजिट लगना चाहिए। एफएस कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसे घुमाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। मान लेते हैं कि स्मॉल एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ गया, और यदि हमें पता करना हो कि स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे कि इन दोनों का टॉर्क 0 होना चाहिए। अब बताओ एफएस की वजह से टॉर्क कितना है, एफएस की न्यूमेरिकल वैल्यू कैपिटल एफ की इक्वल है। अब एफएस का टॉर्क कितना है, आप कहोगे कि एफ एस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यदि मैं सेंटर से देख रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, ये वाली, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, h/2, तो एफ एस मल्टीप्लाई बाई h/2, ये आ गया टॉर्क, और ये किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज, बराबर है। अब देखो नॉर्मल फोर्स n की वजह से कितना आएगा टॉर्क, n मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, और दोनों मिलके क्या होना चाहिए, 0। यहाँ से आप चाहो तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास fs h डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ n। fs की वैल्यू अप्लाइड फोर्स, और जो कैपिटल n है नॉर्मल फोर्स वो क्या है, mg की इक्वल है, तो ये mg। इस तरीके से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर है।
जनरली यही होता है ना कि आप जब छोटा सा फोर्स लगाते हो तो बॉडी ना तो स्लाइड करती है ना ही रोटेट करती है, यानी कि टॉपल भी नहीं होती। ठीक है, यानी कि दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन होते हैं जब आप स्मॉल फोर्स लगाते हो। वो कैसे मेंटेन होते हैं? तो वहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए या मेंटेन करने के लिए नॉर्मल फोर्स अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट को एक बार अपन लिख देते हैं। ठीक है, अब अपन बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर रहा है जस्ट टू मेंटेन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये समझ में आया ना? और दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा टू मेंटेन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दोनों का आपको मीनिंग समझ में आ गई। ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाली बात तो पहले से ही पता थी, ये नॉर्मल अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है, ये आज फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक और चीज़ पे यहाँ फोकस करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे आप f की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके पास टेंडेंसी ऑफ मोशन बढ़ेगी, और इसको अपोज करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाएगा। यानी कि आप f एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। ठीक है, एट द सेम टाइम रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए नॉर्मल फोर्स अपनी पोजीशन को दूर ले जाएगा, यानी ये जो x है इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे x और fs दोनों के ऊपर एक लिमिट है। fs जो है वो हमारे पास इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो नहीं सकता। एक वैल्यू के बाद में ये अपोज करना बंद कर देता है, यानी कि एक वैल्यू तक ही ये आपके पास ये जो मोशन के टेंडेंसी का अपोज कर सकते, उसके बाद में स्लाइड करना फिक्स है। लिमिटिंग से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा। यदि फ्रिक्शन लिमिटिंग तक पहुंच गया उसके बाद में क्या होगा, ये बॉडी स्लाइड करने लग जाएगी। सिमिलरली ये जो बॉडी है x की वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते इस एज तक आ सकती, इसके बाद में तो नहीं आएगी ना। यदि बॉडी एज तक पहुंच गई, ये नॉर्मल फोर्स एज तक पहुंच गया, उसके बाद में क्या होगा, बॉडी टॉपल कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद में और ये आपस नॉर्मल शिफ्ट नहीं हो सकता। बराबर है? तो इसके बेसिस पे हम आगे से बोल सकते हैं कि सपोज आपने फोर्स बढ़ाया और उससे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग तक पहुंच गया, और अभी भी जो x है ना वो L/2 से कम है, यानी कि अभी भी नॉर्मल फोर्स एज तक पहुंचना बाकी है। तो अब जैसे ही फोर्स और बढ़ेगा आपके पास बॉडी स्लाइड करेगी लेकिन टॉपल नहीं करेगी। तो यहाँ पे बॉडी पहले स्लाइड करेगी टॉपल करने से पहले, उसके बाद में आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो एक मोमेंट आएगा, बॉडी स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन तो आपस फिक्स हो गया, लेकिन आपका फोर्स और बढ़ रहा है तो बॉडी का नॉर्मल आगे जाता जाएगा। ठीक है, और एक वैल्यू पे जाकर टॉपल करेगी। बराबर है? तो यहाँ पे पहले बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी, और आप फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हो तो बॉडी स्लाइड ही करेगी, टॉपल नहीं करेगी। दूसरी स्टोरी, सपोज हमारा नॉर्मल x की वैल्यू L/2 तक आ गई, यानी कि नॉर्मल एज तक पहुँच गया, और अभी भी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना वो लिमिटिंग से कम है, यानी कि बॉडी को अभी भी आप मोशन में आने से रोक रहे हो। तो अब आपका फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, अब बॉडी टॉपल करेगी। तो यदि पहले नॉर्मल एज तक पहुंचेगा तो बॉडी पहले टॉपल करेगी, पहले फ्रिक्शन लिमिटिंग तक पहुंचेगा तो बॉडी पहले स्लाइड करेगी। तो यही वो तरीका है जिसे हम पता करते हैं कि पहले स्लाइड होगी या पहले टॉपल करेगी। बराबर है? अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ से आपको और बढ़िया तरीके से एहसास हो जाए। ये एक सिंपल सिचुएशन गिवन है जहाँ पे हमें दिया है कि हमारे पास एक क्यूब है जिसका मास m, क्यूब की साइड स्मॉल a, और इसे आपने रफ सरफेस पे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, और क्यूब पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ये बिल्कुल सेंटर पे एक फोर्स लगा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हमें चाहिए कि म्यू की वैल्यू क्या हो, दैट दिस क्यूब टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, ये कंडीशन हो, इसके लिए म्यू के बारे में पूछा है। बराबर है? देखते हुए कितने फोर्स लगेंगे, किधर किधर लगेंगे। एक तो mg लगेगा, ये रहा हमारे पास mg की डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये जो अप्लाइड फोर्स F है तो ये अपोज करने के लिए यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और जो नॉर्मल फोर्स होगा वो बेसिकली इसको टॉर्क को बैलेंस करने के लिए शिफ्ट करेगा अपनी पोजीशन को। और यदि हमें ये बोला है कि टॉपल पहले करवाना है स्लाइड के, तो हमारा ये जो नॉर्मल फोर्स है वो बेसिकली एज तक पहुंच जाएगा यहाँ तक, और तब तक हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है
ये अभी भी लिमिटिंग तक नहीं पहुंचना चाहिए, यही कंडीशन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, जब तक ये नॉर्मल एज तक पहुंचेगा, अब धीरे धीरे यदि फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो यहाँ तक जैसे नॉर्मल बढ़ेगा तब तक रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहेगा, तो मैं टॉर्क को जीरो कर सकता हूँ किसी भी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, मैं कैलकुलेशन के लिए सेंटर ही ले लेता हूँ, सेंटर के रिस्पेक्ट में टॉर्क देखता हूँ। तो टॉर्क की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो इस एफ और एम जी दोनों का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, और फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कितना रहेगा, फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क रहेगा एफ एस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई टू, बराबर है। और फ्रिक्शन कैसे घुमा रहा है, इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क क्या आएगा, एन मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन ए बाई टू, और ये जो एन की वजह से टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे नेगेटिव मानेंगे, और रिजल्टेंट टॉर्क जीरो तो इसे जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एफ एस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारे पास नॉर्मल फोर्स के इक्वल आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और हमें ये पता है कि जो एफ एस है इट मस्ट बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, बराबर है। एक काम करते हैं, एफ एस की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ एस की जैसी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, म्यू कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1, तो ये वो म्यू की वैल्यू है। यदि म्यू आपके पास 1 से बड़ा होगा और ऐसे फोर्स लगाओगे, अब जब आप फोर्स की मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ाओगे तो ये बॉडी पहले टॉपल करेगी, स्लाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बॉडी के स्लाइड करने से पहले टॉपल कर जाएगी यदि मैं यहाँ पे फोर्स लगा के उसकी वैल्यू को बढ़ाने लग जाऊँगा। तो कैसे सॉल्व किया, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। ये एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगेन हमें बोला है कि बॉडी टॉपल कर जाए बिफोर स्लाइडिंग, उसके लिए ए और एच में क्या रिलेशन होना चाहिए। इस बार हमें फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लग रहा है वो आपको गिवन है, प्लस ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू आपको गिवन है। अगेन मैं बोलूँगा यहाँ पे एक फोर्स लगेगा एम जी, ठीक है, और स्लाइडिंग का अपोज करने के लिए इधर की तरफ लगेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल फोर्स लगेगा इसको टॉपल या फिर रोटेट होने से बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन नॉर्मल फोर्स कहाँ तक जा सकता है, इधर एक्सट्रीम तक जा सकता है, और जब नॉर्मल यहाँ पहुँचे तब तक हमारा ये जो फ्रिक्शन है यदि ये लिमिटिंग से कम है तो मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं बॉडी पहले टॉपल कर जाएगी और स्लाइड बाद में करेगी, बराबर है। तो नॉर्मल यहाँ तक पहुँचा तब तक की बात कर लेते हैं, क्यों आप फोर्स बढ़ा रहे हो तो धीरे धीरे नॉर्मल चेंज होगा। तो जैसे ही फोर्स की वैल्यू इस तरीके से होगी, नॉर्मल यहाँ तक पहुँचेगा, इस मोमेंट के बाद में ये टॉपल करेगा, तो इस मोमेंट तक तो टॉर्क बैलेंस कर ही सकते हो। ठीक है, इस मोमेंट तक यदि आप टॉर्क बैलेंस कर सकते हो तो इक्वेशन लिख के देखो किस तरीके से क्या आना चाहिए नज़ारा। अब मैं टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस करवा सकता हूँ। पहले तो यदि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से मैं लिख सकता हूँ अप्लाइड फोर्स जो एफ है वो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो एम जी है उसकी वैल्यू एन की इक्वल होनी चाहिए, ये मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से लिखा है। अब यदि मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क देखो, टॉर्क कितना होगा, मैं टॉर्क जहाँ मन करे उसके अबाउट में जीरो करवा सकता हूँ। यदि टॉर्क जीरो है तो आप इसे किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो, जीरो ही रहेगा। वो आपकी कन्वीनियंस है कि आप कहाँ से कैलकुलेट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो टॉर्क को मैं एक काम करता हूँ, आपके पास ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करवा देता हूँ। ये वाला पॉइंट, इधर वाला पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूँगा तो एफ और एन दोनों की वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा, एफ और एन दोनों की वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं ओ। तो टॉर्क अबाउट ओ चेक कर रहा हूँ, तो अप्लाइड फोर्स एफ का टॉर्क भी जीरो होगा, नॉर्मल फोर्स का भी जीरो होगा, दोनों इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। एम जी की वजह से टॉर्क कितना होगा, एम जी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई टू, और ओ के अबाउट एम जी कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज को यदि पॉजिटिव माना है तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वजह से टॉर्क कितना आएगा, ये आपस क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, और टॉर्क रिजल्टेंट आपस क्या है, जीरो।
तो यहाँ से देखो ए और एच में क्या रिलेशन आ रहा है, मैं कहूँगा एम जी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाई एच। यही हालात हो रही है हमारे पास। और एक काम करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह मैं लिख सकता हूँ एम जी ए डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एच। और स्टैटिक फ्रिक्शन किससे कम है, लिमिटिंग से। लिमिटिंग क्या होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स एम जी के बराबर है, तो ये एम जी से एम जी कट जाएगा, ठीक है। और म्यू की वैल्यू वैसे पता है, म्यू कितना हमारे पास, म्यू की वैल्यू है 1/2, तो ये लिख दिया 1/2। तो यहाँ से क्या बन रहा है, ए इज लेस देन एच। ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है, यानी एच की वैल्यू जब तक ए से ज़्यादा होगी तब तक ये जो बॉडी है इट विल टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। यदि कंडीशन उल्टी हो जाए तो पहले स्लाइड करेगी बाद में टॉपल करेगी, यानी कि बॉडी नॉर्मल जहाँ उसे एज तक पहुँचेगा उससे पहले बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी, यदि कंडीशन उल्टी हो गई तो। और ये रहेगी तो हमारे पास बॉडी पहले टॉपल करेगी, यानी कि ये वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग तक पहुँचेगा उससे पहले ही नॉर्मल इस एज तक पहुँच जाएगा, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस सेशन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम अपन डिस्कस कर रहे हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके सॉल्यूशन को देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। तुरंत का तुरंत ये टॉपिक कवर हो जाएगा, बराबर है। तो अभी वीडियो को पॉज करके ये फर्स्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद इसका आंसर देखो, ठीक है। आपका कोई ना कोई आंसर आया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका आंसर सही आया होगा। इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी इस पिक्चर को साइड में लेते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। क्या गिवन है वो देखो, यहाँ पे हमसे बात हो रही है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये आपके पास टॉपल कर जाए टिप अबाउट एन एज बिफोर इट्स स्लाइडिंग, यानी वही बातें हो रही कि ये पहले टॉपल करे बाद में स्लाइड करे। इस पे जो लगने वाले फोर्स की बात कर लो, एक फोर्स इस पे लगेगा एम जी, और जैसे आप एफ फोर्स लगाओगे इसका अपोज करने के लिए पीछे की तरफ एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स अपनी पोजीशन चेंज करेगा। नॉर्मल फोर्स कहाँ तक पोजीशन चेंज कर सकता है, यहाँ तक, ये वो पोजीशन एज तक आएगा, तो ये नॉर्मल फोर्स, बराबर है। और जैसे ही नॉर्मल यहाँ पहुँचे तब तक हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम होना चाहिए, तभी आपके पास अब नेक्स्ट मोमेंट पे टॉपल होगा, स्लाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ओ, और इस ओ पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क की बात कर लेता हूँ। वैसे मैं टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि इस मोमेंट तक आपस बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यहाँ ओ से लेता हूँ तो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये वाली लाइन ओ से पास हो रही है, टॉर्क 0, नॉर्मल ओ से पास हो रहा है, टॉर्क 0। एम जी की वजह से टॉर्क देखो, एम जी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये क्यूब है और क्यूब की साइड बी है, तो ये वाली b/2, और ये जो एम जी है वो इस ओ के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और जो एफ है वो हमारे पास क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो एफ का टॉर्क नेगेटिव ले लूँगा। इसके पॉजिटिव लिया तो अपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3b/4, और रिजल्टेंट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, एम जी इज बेसिकली 3f, और ये 2 इधर भेज देता हूँ। एम जी और f के अंदर रिलेशन आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इक्वेशन नंबर 1। और ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि आप पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आप लिखोगे कि हमारे पास जो f है वो एफ एस के इक्वल है, क्योंकि यदि किसी ने ओ के बजाय यहाँ सेंटर से टॉर्क 0 किया होगा, कहीं और से किया होगा, तो एफ की भी ज़रूरत पड़ी होगी उसको, तो ये रिलेशन भी लिख सकते हो। प्लस आप बोल सकते हो कि एम जी की वैल्यू नॉर्मल फोर्स की इक्वल होनी चाहिए, अरे टॉर्क को बैलेंस, ये क्या नाम है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस किया है, ये दोनों कंडीशन लिखिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से, ठीक है। अब देखो ये वाली जो हमारे पास कंडीशन है टॉपल बिफोर स्लाइडिंग वाली, उसमें क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन अभी भी लिमिटिंग से कम होना चाहिए, यही हालात है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है
वो अप्लाइड फोर्स एफ के इक्वल होना चाहिए। एफ को क्या लिख सकता हूँ, 2mg/3 लिख सकता हूँ। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन होता है mg। तो ये mg से mg कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ रहा है, म्यू इज ग्रेटर देन 2/3, म्यू इज ग्रेटर देन 2/3, यही आ रहा है। म्यू 2/3 से बड़ा होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप सबका आंसर सही आया होगा। हाँ, कुछ लोगों ने टॉर्क ओ, यहाँ ओ की बजाय सी लिया होगा, ये वाला पॉइंट ले लिया होगा, ये ले लिया होगा, ये ले लिया, उससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस इक्वेशन थोड़ी अलग लिखी जाएगी। ठीक है, ओके। अब इस प्रॉब्लम पे आप अपना लक आजमाओ वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इस बार करेक्ट आंसर आना चाहिए, जिनका पिछली बार नहीं आया था। ठीक है, ठीक है भाई, कुछ आंसर आया होगा। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इस पिक्चर को थोड़ा साइड में लेते हैं, आराम से देखते हैं इसको क्या क्या गिवन है, थोड़ा जूम करके आराम से देख। अभी इस पे जो लगने वाले फोर्स है ना, उसको दिखाओ भाई, फोर्स कितने लग रहे हैं और किधर लग रहे हैं, बराबर है। आप कहोगे कि यहाँ पे ये जो हमारा स्पीयर है, इस स्पीयर पे एक फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, ऐसे मान लेता हूँ इसे N1, और स्पीयर यहाँ भी कांटेक्ट में, तो इधर भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा सेंटर से पास होंगे स्पीयर पे जी, ठीक है। तो एक ये N2 बराबर है, और एक इस पे लग रहा होगा mg। मैंने mg के कंपोनेंट नहीं लिए, ठीक है, आपने लिए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल थीटा है, तो आप बोल सकते हो ये वाला जो एंगल होगा ये भी हमारे पास थीटा ही होना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल यदि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, तो ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए। तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ O, तो इस O के अबाउट भी ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। आप बोलोगे कि ठीक है, N2 की वजह से तो टॉर्क O के अबाउट जीरो आएगा, और N1 और mg दोनों का टॉर्क आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और इस तरीके से आपस टॉर्क बैलेंस हो रहा होगा। ये स्टोरी समझ आती है। अब आप देखो कि यदि आप h की वैल्यू को कम करते हो, एज h डिक्रीजेज, जैसे आप h की वैल्यू चेंज करते हो तो हमारे पास N2 की जो डायरेक्शन है ना, वो चेंज हो रही है। डायरेक्शन ऑफ N2 चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स एट O, N2 चेंजेस, यही हो रहा है। ऑफकोर्स वो सेंटर से तो पास हो गई होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। अब देखो आगे वाली स्टोरी देखो। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास ये h की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये आपके पास mg और N2 वाली लाइन एक दूसरे से धीरे धीरे पैरेलल नहीं हो रही क्या। और जैसे एक मोमेंट आएगा जब h इतना कम हो जाएगा कि ये जो mg वाली लाइन है वो बेसिकली इस O से पास होने लग जाए, इस मोमेंट पे देखो, मैं दोबारा डायग्राम बना लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। ये हमारे पास स्फीयर है, और इस स्फीयर पे लगने वाले फोर्स से थोड़ा समझो किधर क्या बात कर रहा हूँ मैं। इधर की तरफ लग रहा है mg, और ये लग रहा है mg, और जो इंक्लाइंड वाला सरफेस है वो इस तरीके से, बराबर है। तो ये वाले की अपन बात कर रहे हैं कि ये वाला पॉइंट h, ये हाइट h की बात कर रहे हैं। ये हाइट यदि h ऐसे आ जाए, ये यहाँ पे ऐसे, मैं उधर मैंने जूम करके बताया, ठीक है, ये वाला हाइट आ जाएगी। अब यहाँ पे इस O के अबाउट यदि अब मैं टॉर्क की बात करूँ तो N2 का टॉर्क तो O के अबाउट हमेशा ही जीरो था, mg का भी जीरो रहेगा, लेकिन इस पॉइंट का जो टॉर्क है ये वाला N1, सिर्फ अब यही बचेगा, सिर्फ N1 बचेगा। तो N1 का टॉर्क कितना रहेगा, नॉन जीरो। तो ओवरऑल टॉर्क अब आपके पास इस मोमेंट पे टॉर्क अबाउट O नॉन जीरो हो जाएगा, और इस मोमेंट पे 100% अब ये बॉडी आपके पास टॉपल कर जाएगी। इससे पहले N और N2 अपने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेंगे ताकि ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ठीक है।
लेकिन इस मोमेंट के बाद तो या इस मोमेंट पे तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। अब बॉडी का टॉपल का होना फिक्स है, ठीक है। तो ये वाली एच आपके पास हाइट मिल जाए, ये वो मिनिमम हाइट होगी एच। अच्छा, इस मिनिमम हाइट को कैलकुलेट करता हूँ मैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये हाइट इधर दिखाऊँ या इधर दिखाऊँ, एक ही बात है। तो इस हाइट को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, हाइट एच बेसिकली रेडियस आर माइनस ये एंगल थीटा है, और ये वाली जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये आर में से माइनस कर दूँ तो काम हो जाएगा। तो हमारे पास आर माइनस आर कॉस थीटा, तो हाइट एच मिल जाएगी। देख लो, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लूँगा तो आ जाएगा। इसे आर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हाइट की मिनिमम वैल्यू है। इस वैल्यू पे तो आपके पास ये जो हाइट की जैसी वैल्यू आएगी, अब ये पार्ट टॉपल कर देगा, यानी ये मिनिमम वैल्यू जहाँ तक आपके पास, इससे जस्ट ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है, आप समझ रहे हैं ना बात को। इससे पहले तक एच की वैल्यू इससे हल्की सी भी बड़ी होगी ना, तब तक इक्विलिब्रियम रहेगा, इसके बाद में नहीं रहेगा। ये वो दोनों के बीच का पॉइंट है, ठीक है। तो ये वो हाइट हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट थी अब तक की प्रॉब्लम से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम ये आप सॉल्व करो, एक बार वीडियो को पॉज करो और आप खुद ट्राई करो इसको। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले एक प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आए सिचुएशन क्या है। ये हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस मान लिया और इसका इंक्लाइनेशन ये थीटा, ठीक है। और ये थीटा आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, ये गिवन है। और इसके ऊपर आपने एक होलो कॉन को रखा हुआ है, ये लो आपने एक होलो कॉन रख दिया इसके ऊपर, और होलो कॉन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ कॉन की बजाय कुछ और भी रखा हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास होलो कॉन है और इसकी हाइट के बारे में आपको गिवन है कि हाइट कितनी है। हाइट कितनी इसकी? ट्वाइस ऑफ आर। हाइट एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, और बेस की रेडियस कैपिटल आर, ये आप बेस की रेडियस मान सकते हो कैपिटल आर, ठीक है। ये आपके पास होलो कॉन है, सॉलिड नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, बराबर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ का इसका सेंटर ऑफ मास होता है बॉटम से h/3 हाइट पे, ठीक है। ये h/3 हाइट पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है। तो जो mg लगेगा, उस mg की बात कर लेते हैं, तो mg बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ लगेगा, है ना। ये mg की डायरेक्शन होगी, और ये एंगल आपके पास थीटा का थीटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नॉर्मल फोर्स है तो इसकी एज पे ही लगेगा, बढ़िया है। और जैसे से आप एंगल बढ़ाओगे, नॉर्मल फोर्स हमारे पास इधर की तरफ बेचारा शिफ्ट होगा, जस्ट टू मेंटेन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस के पैरेलल हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। और ये बोला कि यहाँ पे फ्रिक्शन के रिगार्डिंग आपको टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है, बराबर है। और आप बोल रहे कि किस एंगल पे जाके ये टॉपल करेगा और ये स्लाइड नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो आप सोच के देखो, अब जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे, ये mg बेसिकली इस तरीके से रोटेट हो रहा है ना। mg आगे की तरफ जाएगा और हमारा जो नॉर्मल है वो भी इधर की तरफ शिफ्ट होगा, इस एज की तरफ। यहाँ मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ O। जैसे ही हमारा mg इस O से पास होने लग जाएगा, इस मोमेंट पे देखो, इस मोमेंट पे O के अबाउट यदि आप टॉर्क की बात करोगे, O के अबाउट टॉर्क की बात करोगे, तो O के अबाउट टॉर्क इस मोमेंट पे हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से 0, mg की वजह से 0 और नॉर्मल की वजह से भी 0, है ना। तो यही वो मोमेंट है जहाँ तक हमारे पास हो सकता है, मतलब इस मोमेंट तक हमारे पास इक्विलिब्रियम हो सकता है। इस मोमेंट के बाद में तो ये mg क्रॉस करके O से आगे चला जाएगा, है ना। फ्रिक्शन तो अभी भी O से पास होगा, नॉर्मल भी O से पास होगा, बट mg इसे क्रॉस कर जाएगा, बराबर है। तो आपके पास फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहे। क्या इससे पहले हमारा नॉर्मल यहाँ एज तक आएगा? नहीं आएगा, ठीक है।
यदि पहले नॉर्मल एज तक आ जाएगा तो एम और इसका टॉर्क बैलेंस नहीं हो पाएगा ना। तो इससे पहले तक यानी एम और नॉर्मल दोनों एक साथ यहाँ आएंगे, कहाँ पे, ओ से पास होंगे। तो ओ तक ये जब तक एम आएगा तब तक हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो बस ओ पे एम आए उसकी अकॉर्डिंग थीटा को कैलकुलेट करना है। तो ओ से यदि एम पास हो रहा है तो अब इक्वेशन को देखो, मैं टॉर्क क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, सीधी सिचुएशन देखो ना यहाँ पे। इस सिचुएशन को डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ। ये हमारे पास h/3 जिसे मैं लिख सकता हूँ 2r/3, ये आपके पास एंगल थीटा, ये वाली रेडियस r और ये 90 डिग्री। ठीक है, इस ट्राइंगल से आप चाहो तो tan थीटा क्या लिख सकते हो, इस ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/2। तो थीटा कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है tan इनवर्स 3/2। तो थीटा की इस वैल्यू तक हमारे पास इक्विलिब्रियम रहेगा, या फिर ये बोलूँ कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे ये बेसिकली टॉपल करेगा। बराबर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे टॉर्क वगैरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप सिचुएशन को समझ सकते हो भाई कौन सा मोमेंट होगा जब बेसिकली टॉपलिंग होगी। ठीक है, चलो इस अब प्रैक्टिस सेशन का ये लास्ट प्रॉब्लम है, ये सबका सही होना चाहिए। बराबर है, चलो ट्राई करो इसको। इधर वाली प्रॉब्लम के अंदर एक कॉन गिवन है, इसे आपने रफ सरफेस पे रखा है। थोड़ी सिचुएशन को देखते हैं भाई, ये हमारे पास एक कॉन है और इसको आपने रफ सरफेस पे रखा हुआ है। बराबर है, और इसकी हाइट आपको गिवन है स्मॉल h, ये हाइट इसकी स्मॉल h और बेस की जो रेडियस है वो स्मॉल r। ठीक है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है इस तरीके से। इस पे लगने वाले फोर्स की बात कर लेते हैं। तो एक तो इसके सेंटर ऑफ मास पे mg लगेगा इधर की तरफ, और एक आपने इस पे वर्टेक्स पे फोर्स लगा रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये फोर्स आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो। तो इसका अपोज करने के लिए एक सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बढ़िया, और ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। बराबर है, ये पहली सिचुएशन है जहाँ पे ये बोला रहा है कि ये पहले स्लाइड करे बिफोर टोपल, उसकी कंडीशन हमें बतानी है। ठीक है, तो अब जैसे से F बढ़ाओगे Fs बढ़ेगा और हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो बेसिकली इधर की तरफ शिफ्ट होगा जस्ट टू मेंटेन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। और एक सिचुएशन होगी जब आप पास ये जो नॉर्मल है एकदम टिप तक आ जाएगा या एज तक आ जाएगा नॉर्मल यहाँ पे, और यदि नॉर्मल एज तक आ गया है, उससे पहले यदि हमारे पास नॉर्मल एज तक आए, इससे पहले यदि स्टैटिक फ्रिक्शन, इफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन बिकम ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, या यहाँ तक आए उस मोमेंट पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन उससे ज़्यादा हो जाए, ये हो नहीं सकता, ज़्यादा कभी नहीं होगा, लेकिन मैं इसका मतलब ये है कि यहाँ नॉर्मल पहुँचे उससे पहले हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग तक पहुँच गई, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, आप ये मत बोले कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज़्यादा कैसे हो गया, ये ज़्यादा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि यदि वो यहाँ तक स्लाइड नहीं कर रहा है तो आइडियली ये स्टैटिक फ्रिक्शन उससे बड़ी वैल्यू तब जाके वो मेंटेन हो, ऐसी हालात हो जाए। ठीक है, ये नहीं हो सकता, मतलब क्या हुआ कि इससे पहले ही वो क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगी, ये मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एज तक नॉर्मल पहुँचे उससे पहले ही स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग तक पहुँच जाएगा। बराबर है, ये जो एज ओ ले लेता हूँ, इसके अबाउट अब तक बॉडी टॉपल नहीं कर रही है या बोलो रोटेट नहीं कर रही, अब तक आपके पास इक्विलिब्रियम है रोटेशनल, तो मैं ओ के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लेता हूँ। यदि मैं ओ के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ हमारे पास ये स्टैटिक फ्रिक्शन और एन दोनों की वजह से टॉर्क जीरो, और जो एम जी है, एम जी की वजह से टॉर्क क्या आएगा, एम जी मल्टीप्लाई बाई आर। एम जी ओ के अबाउट कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एफ कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो एफ मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एच। ठीक है, इसको जीरो के इक्वेट पुट करो तो यहाँ से क्या मिलेगा, एम जी स्मॉल आर, ये किसके इक्वल है, एफ एच के। बराबर है, इक्वेशन नंबर 1। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए मैं बोल सकता हूँ हमारे पास
ये जो नॉर्मल फोर्स है ये mg की इक्वल है, और यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स F है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की इक्वल है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। इक्वल का मतलब बेसिकली यदि इक्वल आ गए तो बेसिकली टॉपल और स्लाइड दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि नॉर्मल भी अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा, मतलब एज तक पहुंचा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपनी एक लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचा। अब दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, बराबर है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अप्लाइड फोर्स F के बराबर, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसे लिख सकते हैं म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है, ठीक है। और हमारे पास F को क्या लिख सकते हैं, F को लिख सकता हूँ ना mg स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स mg। ये mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी यही आपको रिलेशन चाहिए। यहाँ से क्या पता चल रहा है, म्यू इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल r अपॉन h। ये आपका अपना आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम डिफरेंट थी बाकी से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस प्रैक्टिस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और टॉप लिंक क्या है ये अब अच्छे से समझ आ गया। ओके।